यह वीडियो एक बेहद गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डालता है, जो न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और वह है पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। चीन ने इस हथियार का प्रयोग पहले ही शुरू कर दिया है और बहुत कम लोग इसे लेकर सजग हैं। साल 2017 में भारतीय सैनिकों ने भूटान पर कब्जा करने की चीन की कोशिश को रोक दिया। इसका बदला चीन ने एक अमानवीय तरीके से लिया, जिसमें 300 मासूमों की जान चली गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। चीन ने भारत के साथ जल स्तर की जानकारी साझा करना बंद कर दिया। इस चेतावनी के बिना भारत को आने वाली बाढ़ों के लिए तैयार होने का मौका नहीं मिला। इसी ताकत ने दुनिया को दिखाया कि चीन करोड़ों लोगों को बाढ़ में डुबो सकता है या सूखे से तड़पा सकता है, और ये ताकत है बांध। अब सवाल उठता है कि चीन ने पानी को हथियार कैसे बनाया और बाकी देश इसका मुकाबला कैसे कर रहे हैं। मगर चीन की ये पानी की राजनीति सिर्फ मेकोंग नदी और साउथ ईस्ट एशिया तक सीमित नहीं है। यह भारत के साथ भी डैम वॉर में उलझा हुआ है, जो दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन रहा है। दक्षिण एशिया में चीन यारलुंग त्सांगपो नदी, भारत में जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, पर एक विशाल 60,000 मेगावाट का बांध बना रहा है। यह दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र थ्री गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट को 2021 में चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने मंजूरी दी थी। यह बांध भारत की अरुणाचल प्रदेश सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर मेडोक क्षेत्र में बन रहा है। भारत और बांग्लादेश जैसे डाउनस्ट्रीम देशों के लिए यह एक वाटर बम साबित हो सकता है। चीन के इन बांधों से सबसे बड़ा खतरा बाढ़ और सूखे का है। अगर चीन चाहे तो वह अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़कर नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ ला सकता है, या फिर पानी का बहाव पूरी तरह रोककर भयंकर सूखा ला सकता है। ये दोनों स्थितियां लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती हैं और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह तबाह कर सकती हैं। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश के 30% मीठे पानी और 40% जल विद्युत की क्षमता का स्रोत है। लेकिन इसकी जलग्रहण सीमा का आधा हिस्सा चीन में आता है, जिससे चीन को इस पर भारी नियंत्रण प्राप्त है। 2017 के डोकलाम विवाद के बाद चीन ने भारत से इस नदी के जल स्तर की जानकारी साझा करना बंद कर दी थी, जबकि दोनों देशों के बीच ऐसा करने का समझौता था। चीन ने उस वक्त दावा किया कि उसके हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन मरम्मत में थे, जबकि उसने बांग्लादेश को उसी समय डेटा प्रदान किया। यह साफ संकेत था कि यह एक बदले की कार्रवाई थी। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू कर दी हैं। इनमें से प्रमुख है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, एक 11,000 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र जो 9 अरब घन मीटर जलाशय के साथ बनाया जा रहा है, ताकि सूखे मौसम में भी पानी की आपूर्ति बनी रहे। यह प्रोजेक्ट चीन से अचानक छोड़े गए पानी के असर को भी रोक सकेगा और अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश को बाढ़ से बचा सकेगा। इसके अलावा भारत ने लोअर सुबनसिरी में 2,000 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ाया है, जो 2026 तक चालू हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं मेकोंग नदी की, जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड की जीवन रेखा है। 4,09,09 किलोमीटर लंबी इस नदी पर 60 मिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका निर्भर करती है। वियतनाम के डेल्टा क्षेत्र में यह देश की 27% जीडीपी में योगदान देती है, लगभग आधा चावल उत्पादन करती है और फलों के निर्यात का 65% हिस्सा इसी से आता है। मेकोंग नदी के सालाना बाढ़ से टोनले सांप झील का आकार 60 गुना तक बढ़ जाता है, जो दुनिया की सबसे उत्पादक अंतर्देशीय मत्स्य क्षेत्र बन जाती है। यह बाढ़ हर साल 60 से 70 मिलियन डॉलर की क्षति जरूर पहुंचाती है, लेकिन इसके बदले 8 से 10 अरब डॉलर तक का फायदा मिलता है। पर खतरा सिर्फ चीन से नहीं, बल्कि लाओस से भी है, जिसने चीन के साथ मिलकर बांधों का निर्माण शुरू किया है। इन बांधों से 2024 में लाओस ने 980 मिलियन डॉलर की बिजली निर्यात की, जो देश के कुल निर्यात का 15% है। लेकिन इसका खामियाजा डाउनस्ट्रीम देशों को भुगतना पड़ रहा है। मछलियों की प्रजातियां खत्म हो रही हैं। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 1/3 आबादी रहती है और वह सीधे मेकोंग पर निर्भर है। इसके साथ ही मेकोंग बेसिन जैव विविधता का भी खजाना है। 1,300 मछलियों की प्रजातियां, 20,000 पौधों की प्रजातियां
और दुर्लभ इरावदी डॉल्फिन से लेकर विशाल मेकोंग कैटफिश तक यहाँ पाए जाते हैं। चीन का बांधों के प्रति प्रेम किसी से छुपा नहीं है। आज चीन की जमीन पर 98,000 से भी ज्यादा बांध और जलाशय मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर तिब्बत क्षेत्र में है। मेकोंग नदी पर पहला बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट यूनान में 1995 में बना मैनवान डैम था, लेकिन चीन वहीं नहीं रुका। अगले दशक में चीन ने इस मुख्य नदी पर 12 और बांध बना डाले और इसकी सहायक नदियों पर कम से कम 95 बांध बनाए। कुल मिलाकर चीन ने मेकोंग की मुख्य धारा पर 12 मेगा डैम्स बना रखे हैं। इनमें से 2 डैम्स ही नदी के सक्रिय जल का 50% से ज्यादा रोक लेते हैं, करीब 10 ट्रिलियन गैलन पानी, जो 15 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरने के लिए काफी है। ये जलाशय न सिर्फ चीन के खेतों और शहरों को पानी देते हैं, बल्कि चीन की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए हाइड्रो पावर भी बनाते हैं। जैसा कि मेकोंग विशेषज्ञ फिलिप हर्ष कहते हैं, इन बांधों ने कभी स्वतंत्र रूप से बहने वाली इस नदी को एक सीढ़ीनुमा जलाशयों की श्रृंखला में बदल दिया है। अब चीन इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है और पानी को अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और इन बांधों का खतरनाक असर बहुत जल्द नजर आने लगा। 2019 से 2024 के बीच मेकोंग नदी का जल प्रवाह दशकों में सबसे कम रहा। कुछ स्थानों पर जल स्तर 60% तक गिर गया। विशेषज्ञों के अनुसार इसके 4 प्रमुख कारण थे। पहला, एक अभूतपूर्व सूखा जिसने नदी को सुखा दिया। दूसरा, जलवायु परिवर्तन जिसने मौसम को और भी अनिश्चित बना दिया। तीसरा, एल नीनो प्रभाव जिससे महासागरों की सतही जल गर्म हो गई और वर्षा के पैटर्न बदल गए। और चौथा, चीन में बनाए गए भारी भरकम बांधों की वजह से पानी को रोका और नियंत्रित किया गया। इस सूखे ने तापमान को बढ़ा दिया और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटा दी, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। भारी संख्या में मछलियां मरी और लगभग 2,50,00,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। उन्हें भोजन, नौकरियों और आमदनी से हाथ धोना पड़ा। कंबोडिया में बारिश इतनी कम हुई कि वहां बिजली उत्पादन तक प्रभावित हुआ। चूंकि कंबोडिया काफी हद तक हाइड्रो पावर पर निर्भर है, वहां बिजली उत्पादन 30% गिर गया और 2020 में यह स्थिति और भी खराब हो गई। जुलाई 2020 में मेकोंग नदी आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार लोअर मेकोंग बेसिन का लगभग 60% हिस्सा गंभीर सूखे की चपेट में था। यह कोई साधारण सूखा नहीं था, यह इस क्षेत्र के इतिहास में दर्ज सबसे भयंकर सूखा था। इससे करीब $650 मिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ और डेल्टा क्षेत्र में 17 मिलियन लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। आइज ऑन अर्थ नाम की एक जलवायु परामर्शदाता संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 6 महीनों के भीतर चीन के बांधों ने भारी मात्रा में पानी नीचे जाने से रोक लिया। इसका असर ये हुआ कि वियतनाम के लाखों लोग पीने के पानी से वंचित रह गए। और ये तब उजागर हुआ जब वियतनामी सरकारी शोध एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर गुएन लैन चाओ ने खुलासा किया कि चीन के निगरानी केंद्र 1991 से न तो वर्षा डेटा साझा कर रहे हैं और न ही यह बता रहे हैं कि उनके बांध कैसे संचालित हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब ऊपरी देश जैसे चीन नदी प्रवाह और वर्षा का डेटा साझा करते हैं, तो निचले देशों को तैयारी का समय मिलता है, जिससे वे पूर्वानुमान बना सकते हैं, चेतावनी जारी कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। लेकिन डेटा के बिना वियतनाम और अन्य देश लाचार हैं। थाईलैंड भी इससे अछूता नहीं रहा। 2019 में बरसात के मौसम में थाईलैंड के प्रसिद्ध शहर चियांग सायन को केवल 46% सामान्य पानी मिला, यानी 7 क्वाड्रिलियन गैलन पानी कम मिला। 2020 में चियांग सायन में बरसात के मौसम का जल प्रवाह 2018 की तुलना में 63% कम रहा। 2023 से 2024 के बरसात के मौसम में चियांग सायन में जल प्रवाह औसत से काफी कम था, मुख्य रूप से चीन में कम वर्षा और बांध संचालन के कारण। स्टिम्सन सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार बरसात की शुरुआत में प्रवाह औसतन 50% था और सितंबर में चीन के बांधों की रोक के कारण इसमें 48% की गिरावट आई। कंबोडिया का स्टुंग ट्रेंग प्रांत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, जहां केवल 71% सामान्य पानी मिला, यानी 22.5 क्वाड्रिलियन गैलन कम पानी। 2020 की शुरुआत में
मेकोंग बेसिन में कुल पानी का भंडारण सामान्य से 50% कम था और इसके खतरनाक प्रभाव जल्द दिखने लगे। थाईलैंड, जो कभी चीनी निर्यात में दुनिया में दूसरे नंबर पर था, वहां 2019 और 2020 में चीनी उत्पादन सालाना 28% गिर गया। 2023 बाय 2024 में चीनी उत्पादन और गिरकर 8.8 मिलियन मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले साल से 20% कम था। लेकिन केवल चीनी ही नहीं, थाईलैंड के कई मछली गांव भी सूखने लगे। नदी के प्रवाह में बदलाव के कारण मछली, धान की फसल और यहाँ तक कि नदी की घास भी कम हो गई, जिनसे लोग अपनी आजीविका चलाते थे। आइज ऑन अर्थ और मेकोंग नदी आयोग के एक अध्ययन के अनुसार 2019 में लाओ में बरसात के मौसम में जल प्रवाह 5000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए था, लेकिन वह घटकर सिर्फ 4000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड रह गया। 1910 से 2007 के बीच मेकोंग का औसत बरसात का प्रवाह 370.3 क्यूबिक किलोमीटर था, लेकिन 2008 से 2021 के बीच यह घटकर 302.4 क्यूबिक किलोमीटर रह गया, यानी 67.9 क्यूबिक किलोमीटर की कमी, जो करीब 27,160 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल भरने के लिए काफी है। लेकिन चीन अब भी नहीं रुक रहा। चीन की सीमा में मुख्य नदी पर 8 और बांध या तो निर्माणाधीन है या योजना में है। मेकोंग नदी पर अब तक कुल 45 बड़े बांध बन चुके हैं, जिनमें से 11 चीन में है। बाकी मुप्पत्तिनांग वे लाओ में है। लाओ चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां 21 बड़े बांध हैं, जो कुल सक्रिय जल भंडारण का 37% संभालते हैं। थाईलैंड के पास 7 बांध है, 7.1%, कंबोडिया के पास 2.1% और वियतनाम के पास 7%, सिर्फ 1.3% हिस्सा है। लाओ इतने बांध क्यों बना रहा है? क्योंकि उसका सपना है दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी बनना। और दूसरी बड़ी वजह है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन ने करीब 900 अरब डॉलर की निवेश राशि 1400 देशों में लगाई है और लाओ उनमें से एक है। 2024 के अंत तक लाओ पर कुल 13.8 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो उसके जीडीपी का 108% है। इसमें से लगभग आधा यानी 6.9 अरब चीन का कर्ज है। यह कर्ज ज्यादातर हाइड्रो पावर डैम और 6 अरब की हाई स्पीड रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण है। लेकिन लाओ की अर्थव्यवस्था किसी तरह टिकी हुई है और इसकी वजह है बांध। बांध ही लाओ की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। बिजली लाओ का सबसे बड़ा निर्यात है, करीब $1.99 बिलियन मूल्य की, जिसमें से $1.70 बिलियन की बिजली थाईलैंड अकेले खरीदता है। आज लाओ एशिया के सबसे बड़े जल विद्युत निर्यातकों में से एक है। वह जो भी बिजली बनाता है, उसका 80% थाईलैंड और वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों को बेचता है। वास्तव में उसके कुल निर्यात मूल्य का 30% बिजली से आता है। और हाइड्रो पावर, वह लाओ की 70% बिजली उत्पादन की जरूरत पूरी करता है। लाओ का बैटरी बनने का सपना नया नहीं है। यह 2000 के दशक की शुरुआत से है, जब लाओ आसियान का सबसे गरीब और पिछड़ा देश था। तभी उसने बिजली बेचकर आर्थिक विकास का रास्ता चुना और इसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। 2000 में लाओ की हाइड्रो पावर क्षमता सिर्फ 400 मेगावाट थी। 2022 तक यह 7000 मेगावाट तक पहुंच गई। 2024 तक लाओ के पास 81 ऑपरेशनल हाइड्रो पावर प्लांट है और 11,600 मेगावाट से अधिक की कुल स्थापित क्षमता है। अकेले मेकोंग नदी पर उसके 2 डैम चल रहे हैं, एक निर्माणाधीन है और 6 और योजना में है। लेकिन यह सपना चीन के बिना अधूरा है, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लाओ को चीन के डैम से आने वाले पानी के प्रवाह पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अगर बड़े नजरिए से देखा जाए तो चीन लाओस में इतने बांध बना रहा है कि अब तक मेकोंग बेसिन में चीन द्वारा बनाए गए सभी विदेशी बांधों में से 81% लाओस में है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन लाओस में इतने बांध इसलिए बना रहा है ताकि वह लाओस से बिजली खरीद सके और अपने देश के पर्यावरण को नुकसान से बचा सके। असल में चीन के युन्नान प्रांत इन बांधों से बनी बिजली के प्रमुख खरीदारों में से एक है। लेकिन लाओस अकेला देश नहीं है जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसा है। एक और दक्षिण पूर्व एशियाई देश कंबोडिया भी चीन के बांधों के कारण तबाही का सामना कर चुका है।
17 दिसंबर 2018 को कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन और चीनी कंपनी चाइना हुआनिंग ग्रुप के अधिकारी लोअर सेसान 2 डैम के उद्घाटन समारोह में साथ खड़े थे। लेकिन जहां नेता कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे थे, वहीं असली कहानी छुपी हुई थी। सिर्फ वही लोग जानते थे जिन्होंने सब कुछ खो दिया। लोअर सेसान 2 डैम चीन द्वारा कंबोडिया में बनाया गया सबसे बड़ा बांध है और पूरे एशिया में सबसे चौड़ा बांधों में से एक, जो 6 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। यह प्रोजेक्ट चीन की सरकारी कंपनी हुआनिंग ग्रुप ने बनाया और चलाया। हालांकि इसमें कंबोडिया की रॉयल ग्रुप और वियतनाम की सरकारी बिजली कंपनी EVN की भी थोड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन असली मालिकाना हक चीन के पास ही है। और फंडिंग भी चीन की सरकारी बैंकों से आई, करीब $800 मिलियन। इस विशाल 400 मेगावाट हाइड्रो पावर डैम का मकसद था कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह को 80% तक बिजली सप्लाई करना। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने की कीमत बहुत भारी थी। इस डैम के लिए 34,000 हेक्टेयर जंगलों को डुबो दिया गया। इतने बड़े क्षेत्र में 45,000 से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड आ सकते हैं। इस डैम के बनने के बाद हजारों कंबोडियाई लोगों ने अपने घर और जीवन शैली खो दी। करीब 2,700 परिवार यानी लगभग 5,000 लोग विस्थापित हुए, जो पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। जब प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, तब कई लोगों ने विरोध किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कंबोडियाई अधिकारियों और कंपनी के लोगों ने उनकी चिंताओं को अनदेखा कर दिया। लोगों को मजबूरी में थोड़े पैसे लेकर अपने घर और जमीन छोड़नी पड़ी। उन्हें जिन जगहों पर बसाया गया, वहां की हालत खराब थी। न तो ढंग के घर थे, न सेवाएं, न ही नई आजीविका शुरू करने के लिए कोई मदद। और तो और कई ऐसे गांव जो ऊपर या नीचे की ओर थे और जिन पर डैम का असर पड़ा, उन्हें तो कोई मुआवजा भी नहीं मिला। पहले जो लोग मछली पकड़कर, खेती करके और जंगल से चीजें इकट्ठा करके खुशहाल जीवन जीते थे, उनका सब कुछ छिन गया। हुआनिंग ग्रुप ने विस्थापित लोगों को या तो 5 हेक्टेयर जमीन और एक रेडीमेड घर देने की पेशकश की, या फिर $6,000 ताकि वे खुद अपना घर बना सकें। लेकिन इसमें भी धोखा था। ये नई जगहें उनके पुराने मछली पकड़ने वाले इलाकों से बहुत दूर थीं और $6,000 से एक अच्छा घर बनाना नामुमकिन था। ऊपर से नई जगह की मिट्टी बंजर थी, फसल नहीं होती थी और पानी इतना खराब था कि पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता, जो पहले कभी जरूरत नहीं थी। लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। इस डैम ने 3 मुख्य स्रोतों को खत्म कर दिया, जिन पर हजारों लोगों की जिंदगी टिकी थी। पहला, मछलियां। डैम बनने के बाद मेकोंग नदी की मछलियां खत्म हो गईं। पहले जहां एक दिन में 40 किलो मछली मिल जाती थी, अब 2 किलो भी मुश्किल से मिलती है। कीमती मछलियां तो लगभग गायब हो गईं। दूसरा, उपजाऊ मिट्टी। पहले बारिश के मौसम में नदी से उपजाऊ गाद आती थी, जो खेतों को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाती थी। लेकिन डैम ने गाद के बहाव को रोक दिया और अब खेत बंजर हो गए हैं। तीसरा, जंगलों की बर्बादी। जिन जंगलों से लोग मशरूम, जड़ी बूटियां और खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते थे, वे पूरी तरह डूब गए। उनकी कमाई का यह जरिया भी खत्म हो गया। अब सवाल उठता है, क्या कंबोडियाई सरकार को यह सब पहले से नहीं पता था? असल में 2008 में ही एक पर्यावरणीय आकलन, जो खुद EVN ने करवाया था, ने इन खतरों की चेतावनी दी थी। इस रिपोर्ट में साफ साफ 4 बातें बताई गई थीं। 1. बहुत सारे लोग विस्थापित होंगे और उन्हें खराब जमीन पर बसाया जाएगा। 2. मछली पकड़ने और खेती करने की आय बुरी तरह प्रभावित होगी। 3. आसपास के ही नहीं, ऊपर नीचे के गांव भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। और 4. यह नुकसान वियतनाम सीमा से होते हुए मेकोंग नदी तक फैल जाएगा, जिससे करीब 3 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। यह अकेली चेतावनी नहीं थी। 2012 में अमेरिकी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक स्टडी में भी यही चेतावनी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि लोअर सेसान 2 डैम मेकोंग नदी की मछली आबादी को 10% तक खत्म कर सकता है। कई स्थानीय समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे लेकर विरोध जताया। 2009 में एक सिविल सोसाइटी की स्टडी में जिन गांवों के लोग शामिल हुए, उनमें 100% लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। तो यह बिल्कुल साफ है कि सरकार को इसके खतरों की पूरी जानकारी थी, फिर भी उसने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।